हेलो हाय दोस्तों, डिफरेंट नजर के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मैं आपको डिफरेंट नजर में कुछ करंट मुद्दों पर रिसर्च करने के बाद अपना नजरिया आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आपको अपने नजरिए से उन मुद्दों से जुड़ी सही गलत को परखने में मदद मिलेगी। डिफरेंट नजर के इस पहले एपिसोड में हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई थी और 14 राज्यों से होती हुई 145 दिन चली यात्रा 3,970 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 30 जनवरी को श्रीनगर में इसका समापन हुआ। इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी। ये यात्रा कितनी सफल हुई, इससे राहुल गांधी के राजनीतिक करियर पर कितना असर पड़ेगा, कांग्रेस के भविष्य पर कितना असर पड़ेगा, इस यात्रा में कुछ इंटरेस्टिंग वाक्य और बयान जो विवादित भी हुए और वायरल भी हुए, उस पर हम बात करेंगे डिफरेंट नजर के साथ। इस यात्रा में राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर काफी चर्चा हुई। राहुल गांधी एक सफेद टी शर्ट में कन्याकुमारी से कश्मीर तक दिखाई दिए, चाहे दिल्ली की ठंड हो या जम्मू कश्मीर की ठंड। लेकिन राहुल गांधी एक ही सफेद टी शर्ट में दिखाई दिए, सिवाय 30 जनवरी को समापन कार्यक्रम के दिन, जहां बर्फबारी के बीच में राहुल गांधी भाषण देते हुए दिखाई दिए गर्म कपड़ों के साथ, लेकिन इसके पहले हमेशा ही सिर्फ एक सफेद टी शर्ट में दिखाई दिए। बीजेपी ने टी शर्ट को 41,000 का बताकर राहुल गांधी को घेरना चाहा, तो कांग्रेस ने मोदी के 10 लाख के सूट का जिक्र कर दिया। खैर, राजनीति बयानबाजी आजकल नेताओं के कपड़ों पर तो होती ही है, लेकिन वाकई ये सोचने पर सबको मजबूर कर दिया कि राहुल गांधी इतनी ठंड में सिर्फ एक टी शर्ट के सहारे कैसे रह पा रहे थे। इसको लेकर विरोधियों ने कई तरह के मीम्स भी बनाए तो कई तरह के बातें भी बनाई। वहीं कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी को तपस्वी बता दिया, लेकिन राहुल गांधी कहां और कैसी तपस्या करते हैं कांग्रेस नेताओं ने यह नहीं बताया। बहरहाल, मेरा नजरिया है कि राहुल गांधी को आम लोगों से जुड़ने के लिए उनको भी आम लोगों की तरह ठंड में कपड़े पहनने चाहिए थे, जैसे आम इंसान ठंड में कपड़े पहनते हैं, ताकि आम जनता से ज्यादा जुड़ सके। केजरीवाल इसका उदाहरण है। केजरीवाल के मफलर वाले लुक ने आम लोगों को आम आदमी पार्टी से जोड़ा और 2 स्टेट में सरकार बना ली। इसलिए राहुल गांधी को भी आम लोगों से जुड़ने के लिए आम लोगों की तरह ठंड के कपड़े पहनने चाहिए थे, जैसे पहले अक्सर कई बार देखा गया उनको ब्लैक जैकेट में पहने हुए। या फिर राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती, इसका एक स्पष्ट रीजन देना चाहिए था, ना कि इस तरह के बयान कि मैं ठंड से नहीं डरता। ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो। मैं सर्दी से डरता नहीं हूं, सीधी सी बात है। मेरा नजरिया है कि इस तरह की बातें आम लोग पचा नहीं पाते, क्योंकि अगर ठंड है तो आम लोगों को ठंड लगती है। इसमें ठंड से डरने या नहीं डरने की बात ही नहीं है। नहीं तो कल यह भी कहा जा सकता है कि आप भूख से डरते हैं इसलिए आपको भूख लगती है। अगर भूख से नहीं डरेंगे तो भूख भी नहीं लगेगी। टी शर्ट की तरह भारत जोड़ो यात्रा में बयान भी काफी पॉपुलर हुए। सबसे ज्यादा विवादित बयान राहुल गांधी का रहा, जिसमें उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान में कहा था कि चाइना ने हिंदुस्तान की 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है और अरुणाचल प्रदेश में चाइना हमारे जवानों को पीट रहा है। चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। यह वो बयान है जिसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कही थी। इसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी को जमकर घेरा था, उन पर सेना का अपमान करने का आरोप लगाया था। हालांकि राहुल गांधी को इस तरह के बयान से बचना चाहिए जो हमारी सेना का मनोबल घटाए, और अपने आप ये आंकड़ा देना कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर लिया, मुझे लगता है इससे बचना चाहिए, या यह बताना चाहिए कि ये आंकड़े किस विश्वसनीय सोर्स से आए हैं, क्योंकि जब देश की बात आए तो सभी पार्टियों के एक साथ होना चाहिए। हालांकि बाद में इस यात्रा में जम्मू में जब दिग्विजय सिंह की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश के साथ राहुल गांधी ने भी कहा कि दिग्विजय सिंह का यह निजी बयान है, कांग्रेस पार्टी की यह राय नहीं है।
ये एक अच्छा जेस्चर है और कांग्रेस पार्टी को इस तरह के मैटर में सेना के साथ ही रहना चाहिए। लेकिन निजी बयान बोलने के बदले यह भी कहा जा सकता था कि कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयानों से बचना चाहिए, तो मुझे लगता है पब्लिक में ज्यादा बेहतर मैसेज जाता। मुझे लगता है राहुल गांधी जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं, इसलिए बहुत सारी ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जिस पर विपक्ष को मौका मिल जाता है उन पर आरोप लगाने का, उन पर तंज कसने का। भारत जोड़ो यात्रा में महाभारत काल का भी जिक्र हुआ। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हरियाणा में कहा कि पांडवों ने कभी जीएसटी लागू नहीं किया, नोटबंदी लागू नहीं की। पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? कभी करते? कभी नहीं करते। ठीक है, राहुल गांधी जीएसटी को लेकर, नोटबंदी को लेकर अक्सर बीजेपी सरकार को घेरते रहते हैं और बिल्कुल घेरना चाहिए अगर वो सरकार की पॉलिसी से सहमत नहीं है तो। लेकिन उदाहरण ऐसा दे जो आम पब्लिक उसे समझ पाए या उसका वास्तविकता से कुछ लेना देना हो। महाभारत काल में आप जीएसटी और नोटबंदी की बात करेंगे तो लोग कैसे कन्विंस होंगे, कैसे आपकी इस बातों से सहमत होंगे? और इसी समय राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि यह देश पुजारियों का नहीं तपस्वियों का देश है। मुझे लगता है एक तरफ आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं जिसमें आपका प्रमुख उद्देश्य यही है कि लोगों को जोड़ना है, नफरत को दूर करना है, लेकिन आप खुद ही तोड़ने की बात कर रहे हैं। जो पूजा करवाता है वो पुजारी, हिंदू धर्म में पुजारी कहते हैं, मुस्लिम धर्म में मौलवी और क्रिश्चियन धर्म में प्रीस्ट, पादरी, और बाकी धर्म में अलग अलग नाम है। तो क्या भारत देश इनका नहीं है? ठीक है, आप पुजारियों और तपस्वियों का उदाहरण देकर बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन आपके इस उदाहरण से आपकी मूल बातें पीछे रह गई। उदाहरण पर ज्यादा फोकस हो गया कि यह देश पुजारियों का नहीं तपस्वियों का है। एक तरफ आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं कि यह देश सभी धर्म और जाति के लोगों का है, और बीजेपी पर कम्युनलिज्म को लेकर आप आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ ऐसे उदाहरण कि यह देश पुजारियों का नहीं, मेरा नजरिया है कि इस तरह के उदाहरण से बचना चाहिए क्योंकि यह देश सभी का है। राहुल गांधी का एक और बयान बड़ा फेमस हुआ था जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं वो राहुल गांधी नहीं है। जब पत्रकारों ने यह बात सुनी तो वो भी थोड़ा हैरान हो गए कि राहुल गांधी ये क्या बोल रहा है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। गया, वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप? हिंदू धर्म को पढ़ो, थोड़ा शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत, हैरान मत हो, हैरान मत हो। मेरा नजरिया है कि इस तरह की बड़ी बात बोलने के बाद उसको जस्टिफाई करना बहुत जरूरी होता है। अगर राहुल गांधी ने अपने आप को मार दिया है तो क्यों मार दिया? ऑफ कोर्स राहुल गांधी अपने पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, अपने बिहेवियर की बात कर रहे थे जिनको उन्होंने मार दिया। लेकिन वो कौन सा बिहेवियर था, वो कौन सी पर्सनालिटी थी जिसको उन्होंने मार दिया, और क्या जरूरत थी, और अब वो कैसे हो गए, इसको उन्होंने क्लियर नहीं किया। हालांकि ये उन्होंने जरूर बोला कि उनको अपनी इमेज से फर्क नहीं पड़ता, उनको अपना काम करना है। लेकिन राहुल गांधी के बयान को इसको कैसे रिलेट करें कि राहुल गांधी ने अपने आप को मार दिया? जो व्यक्ति आपके सामने है वो राहुल गांधी है ही नहीं। ये मुझे लगता है कि इस तरह की दार्शनिक बातों से बचना चाहिए या फिर उसको प्रॉपर जस्टिफाई करना चाहिए, नहीं तो फिर विरोधी इस बात पर तंज कसेंगे। 50 साल में कोई बोलता मैं सर जी को मार दिया? हाँ, बेचारा जो गरीब रोड पे सोता है वो क्या बोलेगा? क्या है इन्हें, है वो क्या गया इसको, मैंने सर जी को मार दिया। अब क्या बोलेंगे? बोल सकते हो उन्होंने। फिर वो ना सिर्फ वो बोले बल्कि वो भी बोल दिए 50 साल की उम्र में, 52 के है उन्होंने। अपन हैदराबाद में क्या बोलते, अरे उन्हें 52 का है कथे, 52 का है कथे। और उन्होंने कथे क्या बोले? अपना नाम लेके बोले मैं उसको मार दिया। अपना नाम लेके बोल रहे मैं उसको, क्या बोले? मैं उसको
मार दिया, मैं वो है ही नहीं, फिर तू क्या है? फिर जिन है? मुझे लगता है राहुल गांधी के जो एडवाइजर हैं वो राहुल गांधी को प्रॉपर ब्रीफ नहीं करते या सही फैक्ट नहीं देते। नहीं तो राहुल गांधी ऐसी बात कभी नहीं करेंगे जो उनके लिए बैकफायर हो। जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस वाले हर हर महादेव नहीं बोलते, ये जानकारी राहुल गांधी को किसने दी और क्यों दी? अगर राहुल गांधी ने अपने मन से कहा तो उन्होंने क्यों कहा? इसकी जरूरत क्या थी? ये आरएसएस वाले हर हर महादेव तो कभी नहीं कहते। आप देखो, नोट करो, कभी नहीं कहते ये। इस बयान के बाद बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी को जमकर घेरा गया और सोशल मीडिया में मोदी का हर हर महादेव बोलता हुआ वीडियो भी जमकर वायरल हुआ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसलिए राहुल गांधी को इस तरह के गंभीर आरोप लगाने से पहले अच्छे से पूछ लेना चाहिए अपने सलाहकारों से। मेरा नजरिया है कि राहुल गांधी को धार्मिक बातों पर बीजेपी से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। वो ज्यादातर बैकफायर ही होगा क्योंकि बीजेपी का ये फेवरेट मुद्दा रहता है। ये तो रही भारत जोड़ो यात्रा में कुछ खास बयानों की बात, लेकिन इस यात्रा का असर बीजेपी विरोधी पार्टियों पर कितना पड़ा ये भी जान लेते हैं। क्योंकि अक्सर बीजेपी ये कहती आई है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा में प्रमुख विपक्षी पार्टियों को अपने साथ लाने में ज्यादा सफल दिखाई नहीं दी। ना टीएमसी से ममता बनर्जी, ना आरजेडी से तेजस्वी यादव, ना जेडीयू से नीतीश कुमार, ना सपा से अखिलेश यादव, ना बसपा से मायावती। मेरा नजरिया है इनमें से कोई भी पार्टी यह मैसेज नहीं देना चाहती कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में ही विपक्ष इकट्ठा हो सकता है और राहुल गांधी ही लीडर होंगे। इसलिए ज्यादातर प्रमुख विपक्षी पार्टी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हुई। हालांकि कुछ कुछ विपक्षी पार्टियां जरूर शामिल हुई, लेकिन समापन समारोह में 21 पार्टियों को न्योता दिया गया था, लेकिन उनमें से ज्यादातर पार्टियां समापन समारोह में शामिल नहीं हुई। तो इससे एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के सामने विपक्ष किस तरह से गठबंधन बनाएगा और कैसे मोदी सरकार को चुनौती देगा। और कांग्रेस जो दावा करती है कि विपक्षी पार्टियों का नेतृत्व कांग्रेस ही कर सकती है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में ही प्रमुख विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस जोड़ नहीं पाई, तो लोकसभा चुनाव के समय कैसे विपक्षी एकता दिखाई देगी और विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस के हाथ में कैसे होगा, यह बड़ा सवाल होगा। कांग्रेस के समर्थक सोच रहे होंगे कि मैं भारत जोड़ो यात्रा विरोधी, कांग्रेस विरोधी या राहुल गांधी के विरोध की बात कर रहा हूं। मैं कोई विरोध की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो बता रहा हूं कि अगर यात्रा में इस तरह के बयान नहीं दिए गए होते तो ये यात्रा ज्यादा सफल होती, क्योंकि उन बयानों से बीजेपी को मौका मिल गया राहुल गांधी को घेरने का। अगर ये बयान नहीं होते तो राहुल गांधी और ज्यादा बेहतर अपनी इमेज को निखार पाते इस भारत जोड़ो यात्रा से, और कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होती, क्योंकि मेरा मानना है लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना अत्यंत आवश्यक है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बहुत उत्साहित थे, लेकिन यात्रा के इतने लंबे दिन और इतने स्टेट से गुजरने के बाद अब यात्रा खत्म हो गई है। मेरे नजरिए से कांग्रेस को इस यात्रा से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि चुनाव में यह यात्रा गेम चेंजर साबित होगी। हालांकि इस यात्रा के बाद राहुल गांधी पहले से कुछ बेहतर जरूर हो जाएंगे, लेकिन इस यात्रा में राहुल गांधी के दिए बयानों का इस्तेमाल बीजेपी और कुछ दूसरी पार्टियां चुनाव के समय करती हुई जरूर दिखाई देंगी। इन बयानों के बदले अगर राहुल गांधी सिर्फ नेशनल इश्यू और स्टेट के मुद्दे को लेकर डिलीवर करते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि ऐसे में बीजेपी को ही हर बार अपने आप को डिफेंड करना पड़ता और यात्रा का उद्देश्य ज्यादा बेहतर तरीके से कांग्रेस पार्टी डिलीवर कर पाती। यहां मैं राहुल गांधी के सलाहकारों को जरूर राय देना चाहूंगा कि राहुल गांधी को आसान शब्दों में, आसान बातों में अपनी बात रखने की सलाह दें। ज्यादा दार्शनिक बातों की वजह से, कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल की वजह से भारत जोड़ो यात्रा के मुद्दे से फोकस शिफ्ट होकर राहुल गांधी पर चला जाता है, जिससे विपक्षी पार्टियों को मौका भी मिलता था राहुल गांधी पर
तंज कसने का। और राहुल गांधी को धार्मिक बातें करने के बदले मॉडर्न डेवलपमेंट की बात करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक बातों के कारण सेकुलर पार्टी कांग्रेस के वोटर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए जिस स्टेट में बीजेपी के सामने कोई रीजनल पार्टी है, वहां कांग्रेस को वोट नहीं मिलता, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, दिल्ली। इसलिए बीजेपी से धर्म में कंपटीशन करने के बदले अगर अपनी एक लकीर खींचते हुए सेकुलरिज्म और डेवलपमेंट के मुद्दे पर फोकस रखे तो ज्यादा बेहतर कांग्रेस प्रदर्शन करती हुई दिखाई देगी। जैसे केजरीवाल ने अपनी एक लकीर खींचकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इस यात्रा के समापन के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस की तारीफ भी जरूर बनती है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3,970 किलोमीटर पैदल यात्रा निकालना आसान काम नहीं था। इतने सारे लोगों के रहने, खाने, सोने का इंतजाम करना, जहां हर दिन जगह बदल जाती थी। लेकिन राहुल गांधी, उनकी टीम और कांग्रेस पार्टी ने इसको सफल बनाया, इसके लिए जरूर बधाई के पात्र हैं। और साथ ही श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराना और श्रीनगर के शेरे स्टेडियम पर समापन समारोह करने के लिए भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बधाई के पात्र हैं। और ये उन लोगों को मिर्ची लगने जैसा है जो कश्मीर को भारत से अलग करने का असफल सपना देखते हैं। हालांकि बीजेपी वाले इसका भी क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं कि 370 मोदी सरकार ने हटाई, इसलिए राहुल गांधी इतने आराम से जम्मू कश्मीर में पदयात्रा कर रहे थे और लाल चौक पर तिरंगा फहरा पाए। खैर, ऐसे क्रेडिट लेने की राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन अब हमारे भी चलने का समय हो गया है। डिफरेंट नजर के इस एपिसोड में इतना ही। फिर अगले एपिसोड में कुछ करंट टॉपिक पर पेश करूंगा अपनी डिफरेंट नजर। लेकिन जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन जरूर प्रेस कर लें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दें और अपने कमेंट भी जरूर दें। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।